तो बताइए, थोड़ा फैक्चुअल टाइप आते हैं तो ठीक है। आप वैसे जब आप अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं स्टार्ट, तो आप ये मन से अपने निकाल दीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो जो आपके फिर फैक्ट्स हैं वो तो इंसान कर ही लेता है। और जब आपका भी फॉर एग्जांपल आपका जून में एग्जाम है प्रीलिम, तो आप फरवरी ऑनवर्ड्स आप उसको प्रीलिम्स की तरह अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो उस टाइम पे आप ज्यादा फोकस करेंगे फैक्ट्स, ये जो फिगर्स हैं फैक्ट्स हैं। और आपने देखा होगा काफी सारे इंस्टीट्यूट्स अपनी बुकलेट्स भी निकालते हैं, जैसे विजन वाले 365 निकालते हैं ना, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो उन चीज वहां से हमारी काफी प्रिपरेशन हो जाती है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वो लोग उन्होंने ऑलरेडी टारगेटेड मटेरियल बनाया होता है कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा मेंस वाले जो ज्यादा लंबी चीजें हैं उसमें वो लोग नहीं डालते हैं, तो उससे हमें काफी हेल्प मिल जाती है। तो इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस कैसे हम अलग अलग करें। आप अपनी प्रिपरेशन नॉर्मल रखिए, सब्जेक्ट्स तो सेम ही है सब में, ठीक है ना। तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप उसको इजीली प्रीलिम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा नहीं है मैंने बहुत देर से। तो देखिए, मैं आज के टॉपिक को 4 या 5 हेडिंग्स में डिवाइड कर लूंगी, फिर वैसे हम करेंगे, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। करंट अफेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि करंट अफेयर्स ही हमारी ये जो एग्जामिनेशन है इसकी प्रिपरेशन का बेसिस है। जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही होती हैं, जो एग्जामिनर है वो भी उसके माइंड में भी वही चल रहा होगा, आप लोग खुद सोच के देखिए, तो उसी से ही वो क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी इसकी अभी, उसके बाद मैं बात करूंगी सोर्सेज, मतलब हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगी आपको खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, नोट्स मेकिंग। नहीं ठीक है। उसके बाद मैं ये बात करूंगी कि आपको लिंक कैसे करना है करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट के साथ। इसमें प्रॉब्लम आती है ना, फिर हम बात करेंगे लास्ट में रिवीजन। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स ही बेसिस होते हैं हमारे एग्जाम्स में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। जितने भी जब आप मेंस की भी तैयारी करते हैं, जो आपको फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, एग्जांपल्स हैं, जो आप अपने आंसर्स में डालेंगे, वो सब भी आपको करंट अफेयर से ही मिलेंगे। ऐसा है ना, बिल्कुल। तो इसलिए करंट अफेयर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं तो मतलब हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये सिर्फ ना कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी, क्योंकि उसमें भी आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आसपास क्या चल रहा है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए आपको कभी निग्लेक्ट नहीं करना है करंट अफेयर्स को, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो आप सब लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। तो जो 2 मेन न्यूज़पेपर्स हैं
जहाँ से प्रिपरेशन की जाती है। एक है द हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मतलब मैंने पर्सनली हिंदू पढ़ा था, काफी लोग हिंदू भी पढ़ते हैं। और उसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ द हिंदू है जो मैंने एक फॉलो किया था प्रॉपर्ली, जैसे हम पूरा पेपर पढ़ते हैं उस टाइप से। और उसके अलावा जो बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे विंग होता है, इकोनॉमिक टाइम्स है, द ओपिनियन है, बहुत सारे। तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो जैसे आप कोई ना कोई टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग फॉलो करते हैं? आपको मालूम ही होगा ना टेलीग्राम पे। तो उसमें भी वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें डालते रहते हैं, तो वहां से हमारा वो प्रिपेयर हो जाता है। हमें सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे रेलेवेंट है उसमें से हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या रेलेवेंट है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो वो हम आर्टिकल सिर्फ वहां से कर सकते हैं। तो आपको उससे भी काफी नॉलेज मिलेगी, आपके फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप करिए, पेपर आप एक ही फॉलो करिए न्यूज़पेपर, और बाकी जो जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो मतलब मुझे लगता है हेल्प मिलेगी। मैंने खुद ऐसा ही किया था। तो इसके अलावा एक तो न्यूज़पेपर हो गया, और दूसरी चीज है मैगजीन। योजना मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ एक मैगजीन की मैं बात करूंगी, वैसे मार्केट में तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर एक मैगजीन भी आप फॉलो करते हैं, योजना बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत ही अच्छी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैं उसको बोलूंगी योजना को। तो उसमें भी हर साल जैसे इसी बार हमारा इकोसिस्टम पे आई है जो इस महीने की मैगजीन है। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं कि टॉपिक आपका काफी कवर हो जाता है। इसमें आपको इन्वायरमेंट की काफी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी रिसेंटली इनकी एक आई थी। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक पे मैगजीन आती है पूरी। तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कितना 30, 40, 50 पेज की मैगजीन है, उसमें बहुत सारी एड्स रहती है, तो आपका पढ़ने वाला मटेरियल तो बहुत कम होता है। तो अगर आप डेली उसको एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं, तो कितने आर्टिकल, हार्डली 10 आर्टिकल होते होंगे, तो आप 10 दिन में कर सकते हैं उसको। मतलब अगर दिन में 15 मिनट सिर्फ आप मैगजीन 10 दिन के लिए पढ़ लेंगे, आपकी कवर हो जाएगी। तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसमें से फिर मैं क्या करती थी कि उसमें से जैसे एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैं निकाल लेती थी, या फिर पहले मैं ऐसा भी करती थी कि वो पेज फाड़ लेती थी, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसी पेज पे बाकी जगह भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिख लेती थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब दैट इज अप टू यू, आपको कैसे करना है। तो अगर उससे भी बेटर अगर आप खुद से लिख लेंगे पॉइंट्स, तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, पेज फाड़ने की बजाय। और आप जब हम लिख लेते हैं तो वो चीज हमें याद भी रहती है ना, ऐसा है ना। तो आप अगर खुद उसको लिख लें कुछ पॉइंट्स, तो आपका जैसे बाय द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे, आप अगर मान लीजिए अपने पूरे 1 साल की मैगजीन्स पढ़िए, तो आपके पास काफी मटेरियल हो जाएगा सफिशिएंट। और वो मटेरियल ना सिर्फ आपको ऐसे में हेल्प करेगा, बल्कि आपको मेंस में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। मतलब मैंने तो ऐसे ही किया था, जो मैंने योजना से सारे फैक्ट्स फिगर याद किए थे वही मैंने अपने आंसर्स में डाले थे। एग्जांपल्स भी, सारी चीजें उसमें से आपको मिल जाएंगी, केस स्टडीज मिलती है बहुत सारी। तो आप ये सोच के देखिए एक चीज से आपको कितने फायदे मिल रहे हैं, मतलब एक मैगजीन से बहुत फायदे मिल रहे हैं, आप उसको कभी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब हम बात करेंगे इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स ऑफिशियल है, एनवायरनमेंट की होती है, तो आप उसको थोड़ा कभी कभी विजिट कर लीजिए रेगुलरली। जैसे उसके होम पेज पे आ रहा होता है कि जैसे रिसेंटली अभी हम टाइगर्स लेकर आए हैं वहां से, ठीक है ना, अफ्रीका से। तो हाँ सॉरी चीता लेकर आए, सॉरी चीता हम लेकर आए हैं अफ्रीका से। तो वहाँ आपको उसके बारे में मिल जाएगा सामने बेसिक क्या है। तो कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज बहुत न्यूज में होती है उसके रिगार्डिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता नहीं होती, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं जा पाता है, तो एग्जाम में वही पूछ लेता है और फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीजों को अवॉइड करना है। मतलब ये सब गलतियां मैंने की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको उसको ध्यान में रखना है, मतलब उससे रिलेटेड, चीता से रिलेटेड आप सब कुछ पढ़ लीजिए। आप वेबसाइट पे भी जाएंगे, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां पे। तो ऐसी चीजें इग्नोर नहीं करनी है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा बहुत सारी पीआईबी की जैसे वेबसाइट है, और आई थिंक चैनल्स जो मैंने अभी आपको बताया वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल तो एक ट्रेंड चला है टेलीग्राम पे जो चैनल्स हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे शबीर सर का चैनल है एड्यूकेमी, आपने सुना है? मतलब मुझे पर्सनली वो मेरा बेस्ट फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स। हाँ जी, ये मैं लिख देती हूँ।
ये शबीर सर ज्योग्राफी के जो टीचर है, नाम किसी ने सुना होगा अगर, उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट आई थिंक अलग से खोला है, तो ये उनका चैनल भी है। इसमें एक चीज क्या मिलती है आपको, डेली वो लोग गैजेट डालते हैं, आई थिंक 5 दिन डालते हैं हफ्ते में, सैटरडे संडे छोड़ के, मंडे टू फ्राइडे। तो गैजेट में पूरा आज का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है हर जगह से वो कवर हो जाता है, उसमें फैक्ट्स भी रहते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ ये भी कर लेना तो बहुत अच्छा है, मतलब कुछ भी मत करो आप, मतलब इस तरह का है ये वाला गैजेट, आपको भी खोल के देख लीजिएगा इसको। उनकी वेबसाइट भी है edukami.com, तो वहाँ पे मिल जाती है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन डाउनलोड दिस न्यूज़लेटर, ठीक है। गैजेट बोलते हैं, तो न्यूज़लेटर है ये, मतलब मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, आप खुद भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमी के एक सर हैं विवेक सिंह, उनकी बुक भी आती है इंडियन इकोनॉमी की, सुना है किसी ने नाम? विवेक सिंह, एक मैं लिख देती हूँ। इनका सिर्फ आप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, वो डेली अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है तो वो डेली डाल देते हैं उसके रिगार्डिंग, एक्सप्लेन करके, बस दैट इज सफिशिएंट। क्या क्या? हाँ, मृणाल पटेल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो भी। इनका सिर्फ आप चैनल फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, ठीक है। आई थिंक उनका नाम है इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह, मैं दिखाती हूँ। मृणाल पटेल तो है ही है, बहुत अच्छा है, हम लोग भी अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो मृणाल पटेल की वीडियोस और श्री राम की इंडियन इकोनॉमी जो बुक है वहां से प्रिपरेशन की थी, बट अब मैं ये देख रही हूँ कि ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब ये लोग होते नहीं थे हमारे टाइप के, बाद में आए। इकोनॉमी बाय विवेक सिंह है इनका नाम, ठीक है। चैनल का नाम भी है इकोनॉमी बाय विवेक, आप एक देख सकते हैं, कोई ठीक है, पिक्चर भी लगी है, ठीक है। इसको आप फॉलो कर लीजिए, सबको बता दीजिएगा। इसमें आप डेली के वो 2-3 डालेंगे अपने एक्सप्लेनेशन, तो उसको पढ़ लीजिए, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी डे बाय डे, तो बहुत इससे हेल्प मिलती है। और इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स आपको कैसे करने हैं। जैसे जो मैंने आपको बताया विजन आईएएस के या इनसाइट्स ऑन इंडिया, बहुत सारी अच्छी है जो इंस्टीट्यूट, उनके आते हैं 365। हम लोग तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वही फॉलो करते हैं जो 365 आते हैं। प्रीलिम्स से पहले भी आते हैं, वो फरवरी में लॉन्च होते हैं, और मेंस से पहले भी आते हैं, तो आप लोग भी वो फॉलो कर सकते हैं। आपको अलग से फिर उससे ये होगा कि आपको जैसे मंथली मैगजीन आती है तो वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप मंथली बस न्यूज़पेपर करते जाइए, ये सब चीजें करिए, और जब फरवरी में वो मैगजीन आनी शुरू हो जाती है 365, तो आप वहां से करंट अफेयर सब कर सकते हैं, उसी को 2-3 बार पढ़ लीजिए तो हो जाएगा मुझे लगता है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको कोई जाना बताएगा आप कैसे नोट्स बनाते हैं? कोई बता दीजिए। हाँ जी बताइए। मैम नोट्स मेकिंग के लिए सफिशिएंट होता है, जैसे मैं खुद का व्यू दे रही हूँ, जैसे उसमें की पॉइंट्स या कोई भी डेटा वगैरह या फिर फैक्ट्स वगैरह अगर नोट करते हैं वो अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सफिशिएंट। जैसे बीपीएससी का भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा, पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसा होता है मेन उसका, ऐसा ही होता है जैसे यूपीएससी का है, तो आप ऐसा करिए। बताइए क्या क्या, एक बार मुझे इतना बता दीजिए जल्दी से, मेंस कैसे होता है बीपीएससी का, आप भी बता दीजिए मेंस पैटर्न, आप बता दीजिए चलिए।
है। इसमें भी 4 पेपर होते हैं। हाँ हाँ, इसमें GS1 और GS2। ठीक है। और ऑप्शनल होता है, एक ही होता है ऑप्शनल। हमें ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है। एक पेपर होता है। तो मतलब आपके मेंस में ऐसे भी होता है? नहीं, सिर्फ 3 पेपर है मेंस में, GS1, GS2 और ऑप्शनल। ठीक है। हाँ वो तो चलो लैंग्वेज पेपर्स तो क्वालिफाई होते ही हैं। ठीक है, तो अच्छा है, मतलब उसी में आई थिंक दोनों पेपर्स में कवर किया होंगे इन्होंने सारे टॉपिक्स। तो आप ऐसा करिए फिर, आप में से ज्यादा लोग, मैं किस हिसाब से बताऊँ, बीपीएससी के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से? हाँ तो एक ही बात है, वो उसी को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं दोनों को मर्ज कर दीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो एक ही बात है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मिटा दूं मैं? पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की थी जब मैं प्रिपरेशन करती थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था जब करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल मुझे लगता था मैं उसकी कटिंग करके रख लेती थी। पर मैंने देखा कि 2-3 महीने बाद वो इतने ज्यादा हो गए कि उसको मतलब मैं खुद ही पजल हो गई कि इसका क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी। उसको मैं ना पेस्ट करती जाती थी अपनी कॉपी में, पर फिर मुझे लगा कि ये सही तरीका नहीं है। मतलब इससे बेटर है कि मैं उतनी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने अपना वो तरीका छोड़ दिया, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया था उसके ऊपर। तो वो खुद से इंसान बोलते हैं ना कि खुद से गलती करके हम खुद सीखते हैं, तो मेरा तो वैसा ही हुआ था। तो मैंने फिर वो सब करना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक करंट अफेयर्स की मैंने बुकलेट लगा ली अपनी कॉपी मोटी वाली। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता था वो मैं लिख लेती थी, कुछ नोट्स अपने, कोई भी पॉइंट हो गया, कुछ टॉपिक हो गया। तो जैसे मैं राज्यसभा जो डिबेट्स आती थी, आई थिंक अभी तो एक संसद टीवी हो गया है, उसमें भी उसका नाम भी बदल गया है। हाँ संसद टीवी है, मैं बोल रही प्रोग्राम का नाम भी बदल गया है, अब एक पिक्चर नहीं आता उस पर। हाँ आई थिंक पर्सपेक्टिव आता है, यस। तो वो मैं रेगुलरली देखती थी, तब एक पिक्चर डेली देखती थी। तो उसमें भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते थे, वो मैं साथ साथ में सुनते सुनते लिख लेती थी। ठीक है, तो ऐसा मैंने किया। पर मुझे जब फिर मैंने मेंस लिखा था 2016 का, तो जब मैंने मेंस लिखा तब मुझे उससे पहले मैंने एक्चुअली पीसीएस का एग्जाम भी दिया था मेरी स्टेट का। उसमें जब मैंने मेंस लिखा, इनफैक्ट हाँ ये तब की बात है, जब मैंने वहाँ मेंस लिखा तो मुझे ये प्रॉब्लम आई कि सारे मेरे करंट अफेयर्स तो मिक्स हुए पड़े हैं। मतलब पेपर 1 में क्या आएगा वो मैं कैसे ढूंढूं उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। तो मुझे उसमें लगा कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ, इससे बेटर होता कि मैं पेपर वाइज उसको लिखती, पहले डिवाइड कर लेती, पेपर वाइज वैसे लिखती ताकि मुझे लास्ट में रिवाइज करना इजी होता। तो तब मैंने सोचा कि यार ये तरीका भी गलत है, अब मैं टॉपिक वाइज पेपर वाइज डिवाइड करूंगी अपनी नोटबुक्स को, फिर वैसे लिखूंगी। तो फाइनली फिर मैंने एक बुकलेट ली मोटी वाली, उसको डिवाइड कर लिया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में। तो फिर मैं उसमें लिखती जाती थी। उसके बाद मुझे उसमें भी एक गड़बड़ नजर आई कि जैसे पेपर 1, 2 में भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1 में क्या है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, पेपर 2 में गवर्नेंस है, पॉलिटी है। तो मैंने ऐसा किया बाद में कि उसको भी मैंने सेक्शन वाइज कर लिया। पेपर 2 में जैसे गवर्नेंस के कुछ पेज छोड़ दिए कि अगर गवर्नेंस से कोई टॉपिक आता है तो मैं वहां ही लिखूंगी बस। मतलब इस तरह से मैंने ट्राई किया कि मैं उसको सेग्रीगेट कर सकूं। जैसे पेपर 3 में एनवायरनमेंट वाले टॉपिक्स में एक जगह पे लिखती थी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले अलग। तो इस तरह करने से मुझे काफी हेल्प मिली, मेरी सारी ऑर्गेनाइज हो गई थी प्रिपरेशन। तो आप लोग भी ऐसा करिए, एक नोटबुक ले लीजिए, या एक्चुअली एक नोटबुक में इसमें क्या होता है, छोटी पड़ जाती है, चाहे हम कितनी मोटी भी लें तो वो छोटी पड़ जाती है। आवाज आ रही है? तो आप ऐसा करिए कि नोटबुक
मैं तो क्योंकि बहुत मोटी अगर हम ले लेते हैं ना उसको कैरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम क्लासेस करने जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो उसको उठाना भी मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे 2 नोटबुक्स लगा लीजिए। जैसे आपका जीएस पेपर, उसमें तो सिर्फ 2 पेपर है, जीएस पेपर 1 2, थोड़ी पतली वाली, ज्यादा मोटी लेने की जरूरत नहीं है, 2 लगा लीजिए। तो उसी में आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ही आप लिखिए। ये मैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बहुत बाद में समझ आई थी गलतियां कर करके। तो अगर हमें इस तरह से कोई पहले ही बताता है तो कम से कम हमें अपनी हेल्प तो मिल जाती है ना। आप समझ रहे हैं मैं कैसे कैसे बता रही हूँ। तो अगर आप ऐसा जैसे उसमें 4 पेपर हैं तो आप 2 बुकलेट लगा सकते हैं, तो उसको हाफ कर लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4। तो बाय द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन जब मैंने अभी 17 वाला मेंस लिखा था, मेरे पास मोटी मोटी 3 बुकलेट्स थी मेरी और चौथी छोटी वाली थी, मतलब 4 बुकलेट्स थी जो मेरी खुद के नोट्स थे करंट अफेयर्स के। उसमें मैं क्या करती थी कि न्यूज़पेपर में भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि कितना इसमें लिखूंगी, इससे बेटर मैं काट के लगा दूं, तो मैं वो लगा देती थी, काट के चिपका देती थी उस पर, ठीक है ना। तो आपको ये भी देखना है कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हर एक जैसे आई थिंक संडे को जो न्यूज़पेपर आता है अभी हिंदू का, संडे वाले दिन जैसे बहुत सारे टॉपिक्स में उन्होंने उसको डिटेल में हर एक पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया होता है कुछ टॉपिक्स को। जैसे आरबीआई ने कुछ कर दिया, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन हुआ, तो उन्होंने ना उसको एनालाइज करके लिखा होता है। संडे वाला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, अच्छा भी लगता है संडे का न्यूज़पेपर। तो आप वो पूरा का पूरा आर्टिकल उठा के लगा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये खुद से आप डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ समझ भी आ जाएगा, कौन सा काटना है, कौन सा नहीं लिखना है, कौन सा ऐसे काम चल जाएगा, वो आपको खुद ही समझ आएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। वो आपको कोई बता नहीं सकता है कि इसको ऐसे करो, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से करेंगे आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, स्ट्रीमलाइन भी होगी और आपको बाद में मेंस के टाइम में रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। समझ में आया ना सबको। तो फिर हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है स्टैटिक के साथ। देखिए मेंस में मुझे लगता है इतनी ज्यादा इसमें ये दिक्कत नहीं आती है कि मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड ही, है ना। पेपर 1 को छोड़ के बाकी तीनों तो है ही सारे करंट अफेयर्स वाले पेपर, पेपर 2 3 4। पेपर 1 में फिर भी बड़ी हिस्ट्री होती है, पेपर बाकी सब में तो सारे करंट अफेयर होता है। तो उसमें तो आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 365 करते हैं तो उसमें सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं एनालिसिस के साथ, है ना। आगे क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स, प्रॉस, कॉन्स, सब कुछ दिया होता है। तो आपको ज्यादा मैं ये कहूंगी कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं इसकी लिंकिंग प्रीलिम्स में और थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेंस के लिए तो है ही करंट अफेयर्स, ठीक है ना। मेंस के लिए तो मोस्टली करंट अफेयर्स ही है, उसमें बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो उसका बैकग्राउंड पूछते हैं। ज्यादातर तो आई थिंक एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं मेंस में, उसका डायरेक्ट बैकग्राउंड कम पूछा जाता है जहां तक मैंने देखा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया है G20 प्रेसिडेंसी, इस दिसंबर से 1 साल के लिए इंडिया उसको डिसाइड करेगा। तो आप अब इसमें क्या आप देखा है कि G20 इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये तो आपका स्टैटिक एक तरह से आपको G20 के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। कौन कौन सी जैसे P5 मेंबर्स हैं, उसमें कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज। अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ जैसे उसका एक शेरपा ट्रैक, 2 ट्रैक्स होते हैं, 2 तरह के डायलॉग होते हैं, एक में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो करते हैं और दूसरे में अदर इश्यूज, अदर देन इकोनॉमिक इश्यूज। तो आप उस तरह से उस टॉपिक के बारे में अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं आप। आई थिंक वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा काम आएगा। प्रीलिम्स के लिए मैं स्पेसिफिकली क्या करती थी, प्रीलिम्स के लिए मैंने एक अलग नोटबुक लगाई थी जिसमें मैं सिर्फ फैक्ट्स लिखती थी, ठीक है। उसमें जैसे मान लीजिए G20 का भी आया, मैंने G20 जल्दी से लिखा, G20 लिखा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे याद, बहुत सारी चीजें तो हमें पता होती है, वो मैंने लिखना है, वो नहीं लिखना है जो आपको पता है, जो आपको लगता है कि मैं भूल सकती हूँ ये, उसको बस लिख लेना है, 2-4 पॉइंट शॉर्ट में एकदम बस हो गया G20। तो ऐसा आप प्रीलिम्स के लिए अलग से एक नोटबुक अपनी बना सकते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है। लास्ट में आपके फैक्ट्स खुद के हो जाते हैं अपने पास रिवाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ रामसर साइट्स हैं, नई ऐड हुई हैं उसमें,
तो आप लिख देंगे रामसर साइट कौन कौन सी नई ऐड हुई है, उसकी जैसे 3 न्यू साइट्स ऐड हुई है तो आप तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करके, गूगल करके, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में मिल जाएंगी। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। मैं मेरी खुद की अलग से प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल टाइप की मेरी एक नोटबुक रहती थी जो मैं खुद बनाती थी, तो मैं वहां से पढ़ लेती थी प्रीलिम्स से पहले। और एक चीज मैंने और की थी, मेंस के जो करंट अफेयर्स वो तो हैं, एक मैंने अलग से थोड़े से पेजेस में फैक्ट्स, मैंने एक फैक्ट शीट बना ली थी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इंडिया की जीडीपी इतनी है, एक्सपोर्ट्स इतने परसेंट है, इंपोर्ट्स इतने हैं, और है ना, तो वो मैंने फैक्ट्स सिर्फ वहां लिख लिए थे। तो उसको मैंने बहुत बार पढ़ा था और वो मैंने मतलब पढ़ती रहती थी थोड़ी थोड़ी, मतलब 2-4 दिन में एक बार रीड कर लिया, थोड़ा सा ही होता, ज्यादा होता नहीं था। तो वो ऐसा हो गया था कि बाद में मुझे याद ही हो गया था वो, मतलब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि वो आप फिर अपने आंसर में डालना इजी हो जाता है ना, आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाता है जब आप आंसर लिखते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में, अच्छा ये मैंने ये पढ़ा था, इसको मैं यूज कर सकती हूँ, एग्जाम्पल्स होती हैं आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, इससे बहुत हेल्प मिलती है। एक चीज मैंने और की थी, मैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्पीचेस में सारे सुनती थी। मुझे वैसे भी मतलब, क्योंकि वो सारा ज्यादातर आपको भी पता है, एक तरह से बहुत सारी चीजें अपनी इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं वो, तो उनके बोल के सुनने से मुझे याद हो गया था डेटा कि हर बार वो प्राइम मिनिस्टर बोलते ही हैं वो वाली चीजें, ठीक है, जहां भी जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आप उनकी सुन सकते हैं। आते जाते जैसे ट्रैवल हम लोग करते थे मेट्रो में या कहीं हम वैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तब उसको लगा के सुन सकते हैं, उसको अलग से सुनने की जरूरत नहीं है। जब आप बोर हो रहे हैं तो ऐसे जाते आते सुन लिया उसको, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको खुद ये डिसाइड करना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, अलग से उसको कुछ नहीं करना है, फिर आपका टाइम वेस्ट भी होगा एक तरह से। तो उसको आप ऐसे मैनेज करिए आपका टाइम भी वेस्ट हो, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए, ठीक है ना। तो समझ में आया कैसे इंटरलिंक करना है। तो आप जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाएंगे तो आपको खुद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक तो यहाँ हो सकता है। जैसे आजकल टसल चल रहा है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टैटिक पार्ट क्या होगा, गवर्नर की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, कहाँ पे वो लोग डिफॉल्ट करें। तो आपको एक तरह से एग्जाम्पल्स मिलती है ना, उसमें से मतलब अगर उसका रोल ये था तो गवर्नर ने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं, उससे क्या हुआ, फिर समझ रहे हो। इस तरह से क्वेश्चन भी वो लोग पूछते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन की जब बात आती है तो रिवीजन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको वीकली कर लें या 15 डेज पे कर लें, बट रिवीजन जरूर करें। जैसे आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं ना, आप उतना भी कर लेना अगर, तो वो भी सफिशिएंट है। बाकी तो आप मतलब जैसे आप वीकली टारगेट बनाएंगे या फिर मंथली बनाएंगे तो उस हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन, जैसे संडे का दिन रख लीजिए, उसमें 4-5 घंटे आप रिवीजन जो आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा एक बार ऊपर से उसको देख लीजिए। जब आप उसको देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई है, फिर तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो आपको पहले से याद होगा। आप हर बार जैसे रिवाइज करते जाएंगे आपको कम टाइम लगेगा, पहली बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अगली बार देखेंगे नहीं टाइम लगेगा, कम बहुत कम, उससे अगली बार करेंगे तो आप ऐसे देख लेंगे अच्छा हो गया बस, तो वो ऐसे 10 मिनट में भी रिवीजन हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर आप ये जरूर, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करने से ही आपकी चीजें जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग में रहेंगे। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे आगे तो उसका भी फिर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतना आपको याद भी होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जाम में। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगी अपने सोर्सेज भी लिमिटेड रखें आप। सोर्सेज ऐसा नहीं है कि उसने ये बुक बता दी तो मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ऐसा नहीं करना। आप एक सब्जेक्ट की एक ही बुक रखिए स्टैटिक, उसी को पढ़िए बार बार। जैसे मॉडर्न इंडिया की होगी स्पेक्ट्रम, तो उसी को पढ़ना है। जैसे मेरे पास जो भी मेरी एडिशन की बुक थी उसके बाद मेरी प्रिपरेशन 4 साल मैंने प्रिपेयर किया है, तो उसके बाद जैसे नए एडिशन के आते रहते हैं, पर मैंने कभी नया एडिशन नहीं लिया था क्योंकि मैंने उसी को पढ़ा हुआ था, वहाँ पर मुझे हर एक चीज याद थी पेज के साथ, तो मैं उसी को पढ़ती थी। कुछ आपको इम्पोर्टेंट नया लग रहा है उतना अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, बट बाकी जो चीज है आप एक ही अपनी बुक से पढ़िए, बार बार उसी को पढ़ते रहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए,
उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, और आई थिंक जो मैंने बताया आपको उससे कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना, आप बताइए कुछ डाउट है तो। हाँ बताइए। इस तैयारी के लिए कोई वैसी कोई बुक जिसको सभी को पढ़ना चाहिए? अच्छा, देखिए बेसिक बुक्स तो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट वाइज। बहुत सारी बेसिक बुक्स तो हैं, सब्जेक्ट वाइज वो होगा ना। एक बुक ऐसी नहीं है कि जिसमें सब कुछ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी होती भी है मार्केट में तो उससे बेटर है आप अपनी अलग अलग बुक पढ़ें, वो उससे बेटर होगा फिर एक। हाँ बताइए। सब्जेक्ट वाइज? हाँ सब्जेक्ट वाइज, जैसे चलिए हम हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशिएंट और मेडिवल जो मॉडर्न हिस्ट्री, पहले तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, सबके पास होंगी ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी के बाद न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी है 11th 12th की। उसमें आता है ना थीम्स इन मॉडर्न इंडिया, थीम रहते हैं एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, तो वो थीम वाली पढ़नी है। ये दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो नई वाली एनसीईआरटी है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें अलग टाइप से लिखा हुआ है, उसमें पुराने से बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। तो आप सोचिए दोनों पढ़ेंगे तो कितना मटेरियल पे आपका कवर हो जाएगा, और उसी को बार बार पढ़िए, और कुछ नहीं पढ़ना है। एंशिएंट मेडिवल के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम है जो मॉडर्न के लिए, वो पढ़िए। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी की, तो आपको सब जानते हैं लक्ष्मीकांत है उसके लिए, तो लक्ष्मीकांत ही काफी है, बस एक बुक मैंने भी बस वही पढ़ी थी लक्ष्मीकांत। उसको पढ़िए 15 बार 20 बार पढ़ लेंगे आप, बहुत बार पढ़ते रहिए, उसको याद हो जाएगा। तो लक्ष्मीकांत, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, आप लोग कौन सी पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी अब मेरी क्योंकि बदल गई है, पहले मैंने तो श्री राम की पढ़ी थी, अब मैं इकोनॉमी में देख सकती है अच्छी बुक है। हाँ हाँ, रमेश सिंह की मैंने कुछ टॉपिक्स रेफर किए थे, अच्छी बुक है वो, पर आई थिंक काफी लेंथी भी है वो। उससे बेटर है अगर आप ये एक बार ट्राई करके देखिए। श्रीराम आईएएस का बढ़िया। हाँ श्रीराम आईएएस की बहुत बढ़िया बुक है, श्रीराम आईएएस कर सकते हैं, या फिर मैं इनकी बताऊंगी सर की, विवेक सिंह की, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है इनकी बुक। इकोनॉमी हो गई। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करते हैं? शंकर आईएएस पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए। एक तो एनसीईआरटी है जो 12th की एनसीईआरटी है, जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और वो वाला पोर्शन है ना, पोर्शन वो करना है। और क्या करते हैं आप लोग इन्वायरमेंट के लिए? हाँ शंकर कर सकते हैं, शंकर भी मतलब रीजनेबल बुक है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, हो सकती है शंकर, तो शंकर से बाकी टॉपिक कवर कर लीजिए आप। इन्वायरमेंट वैसे ना बेसिक तो चलो हम करते हैं, ज्यादा तो करंट अफेयर्स में कवर होता है इन्वायरमेंट। उसके लिए मैं पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ शंकर बुक है, अदरवाइज एक कोई अच्छी बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, पेपर ऐसा लगता है तो बहुत ज्यादा है, कितना हम डिटेल कर पाएंगे। इससे बेटर है आप बेसिक चीजें करके टॉपिक वाइज उसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और करंट अफेयर से ही आप कवर करिए, इन्वायरमेंट सारा कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन भी वही से आते हैं करंट अफेयर से। इसके अलावा इसकी बात क्या कौन सा रहेगा? ज्योग्राफी एनसीईआरटी है अपनी 11th 12th वाली जो है, और एनसी लॉन्ग है, और कुछ लोग फॉलो करते हैं, जीसी लॉन्ग आप लोग करते हैं फॉलो, ठीक है। वैसे ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कवर हो जाता है। जो एनसीईआरटी है ना, 2 बस वो कर लीजिए, एक ही बात है। उसमें जीसी लॉन्ग में फिर ये है कि अगर तो जीसी लॉन्ग करना है उसमें से फिर उधर फिजिकल ज्योग्राफी उधर कवर हो जाती है, वहां से करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी भी करते हैं तो वो भी इट्स इक्वली गुड, तो आप दोनों एनसीईआरटी कर लीजिए ज्योग्राफी के लिए। और उसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट बचा है? हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और कौन सा बचा है? हाँ साइंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस तो आप एनसीईआरटी पढ़िए पहले, तो बेसिक 6 to 10 एनसीईआरटी, 11th 12th भी पढ़नी है उसकी। बायोलॉजी का पोर्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो सब उसमें आ जाता है, तो क्वेश्चंस बेसिक उसी में से आते हैं, या फिर करंट अफेयर्स तो है ये साइंस टाइप के लिए, उसमें से पूछे जाते हैं। पर आप एक बार नोटिस करिए कि जो करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं वो लोग उतना मुश्किल नहीं पूछते हैं, बहुत बेसिक जो चीजें हैं ना वही पूछा जाता है, बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है हमेशा। आप एक बार खुद एनालाइज करके देखिएगा, यूपीएससी का कोई पेपर उठा लीजिए, एक आप साइंस टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन देखिए, आप खुद ही देखिए कि आपको मतलब आपको बाद में लगेगा ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे मतलब उस टाइम पे हमें मुश्किल लगता है, पर वो मुझसे बेसिक ही है। इसीलिए आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करें, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है उसके लिए। और वैसे भी 6 to 10 एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट्स एक बार आपको रीड कर ही लीजिए, उसको बार बार करने की भी जरूरत नहीं है, उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए पहले, 6 to 10 है जो, उसके बाद आप मेन बुक्स पढ़िए बस,
बार बार उसको उतना, मुझे लगता है उतना तो बेसिक हो ही जाता है। जो आपको मुश्किल लग गया थोड़ा, वो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। और बताइए कोई डाउट? अच्छा यूपीएस, हाँ जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले तो देखिए ये ट्रेंड था कि 1 साल का प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पर अब ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 1.5 से 2 साल की आपको करंट अफेयर अगर आप करेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी पिछले आप 2 साल का प्रिपेयर करिए करंट अफेयर। करंट अफेयर तो पढ़ सकते हैं, जैसे 365 आता है ना, मान लीजिए मुझे 23 में देना है तो मैं 23 वाला तो पढ़ूंगी, 22 वाला भी उठा के पढ़ लेंगे एक बार, मतलब कर सकते हैं उतना। तो 2 साल का करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। न्यूज़पेपर पढ़ने में इसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिससे हमको स्किप करना जिसको अच्छा स्किप किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारी फालतू न्यूज होती है, ऐसे पढ़ने वाली तो कम ही होती है, ज्यादा तो सारी पॉलिटिकल जितनी न्यूज है उसको आप स्किप करिए, उससे कुछ मतलब नहीं है आपको। एडिटोरियल्स भी जो आपके रेलेवेंट है बस वही पढ़िए, बहुत सारे फालतू एडिटोरियल्स भी आते हैं तो वो सब मत पढ़िए। इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वही पढ़िए। आपको सिलेबस को माइंड में रखिए हमेशा। आपने सबसे पहले तो आप सिलेबस डिटेल में पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए अच्छे से, मतलब आपका होल्ड होना चाहिए सिलेबस के ऊपर पहले तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये कौन सा इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक चीज हाँ और आपको मैं बताना चाहूंगी, बैठ जाइए आप। मैंने एक और हाँ बताइए। जैसे आप साइंस तो 11th 12th का डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली मतलब एक बार तो हाँ बेसिक थोड़ा तो मालूम होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा एक बार तो। ठीक, और इतना कोई मुश्किल नहीं होता है वो, कि नॉर्मली होता है 11th 12th का साइंस भी। हाँ बताइए। हाँ ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ। आप टेलीग्राम पे सिर्फ 2 या 3 चैनल फॉलो करिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मेरे खुद फोन पे बहुत सारे ज्वाइन किए हुए हैं, पर जब मैं चैनल देखती तो बस 2-3 थी जिसको मैं फॉलो भी करती थी। तो आपको क्या करना है, जो जैसे एक एमसीक्यू वाले भी बहुत सारे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डेली एमसीक्यू, तो आप वैसा जरूर एक चैनल फॉलो करिए। डेली के 10 क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो 10 क्वेश्चन वो कर लीजिए डेली। आते जाते सोते हुए 5 मिनट पहले उससे सोने से पहले कर लीजिए, सुबह उठ के कर लीजिए। तो वैसा फॉलो कीजिए। आप चैनल सिर्फ 2 या 3 फॉलो करिए, सारे चैनल फॉलो नहीं करने हैं, उसमें तो बहुत कुछ आता है। हाँ तो उसमें आप अपनी ट्रिक खुद बनाना है ना, उनकी ट्रिक फॉलो नहीं करना है। आपको जो सूट कर रहा है आप उसके हिसाब से करिए, ठीक है ना। हर कोई अपनी ट्रिक बताएगा ऐसे करिए, तो जो आपको सूट कर रहा है आप वो करिए बस। चैनल ज्यादा फॉलो नहीं करने हैं, 2 या 3 चैनल आप फॉलो करिए, पर उसको भी रेगुलरली फॉलो करिए। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी का बताया, उसको देख सकते हैं, या आप एमसीक्यू वाला भी जरूर एक फॉलो कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपकी कवर होगी, प्रैक्टिस भी होगी आपको। और एक बात और है कि जब प्रीलिम्स की आप तैयारी करते हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर अभी से मैं कहती हूँ 10-10 क्वेश्चन 10-15 अभी से करते रहे डेली तो आपकी अच्छी बात होगी। जैसे पेपर्स भी ले सकते हैं, मार्केट में मिलते हैं सारे विजन के टेस्ट पेपर, अभी से मुझे लगता है चालू हो गए होंगे। 30 टेस्ट होते हैं उनके, बहुत सारे आपको मार्केट में अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है ना, आपका जो प्रेपरेशन है वो वाइड होता जाता है। आपका काफी सारी चीजें आपकी वहां से कवर हो जाएंगी जो आपकी मान लीजिए बुक में भी नहीं कवर हो पा रही है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर करें साथ में, जो एक्सप्लेनेशन भी होती है पीछे उसको जरूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगी मैथ्स को लेके, जैसे जब आप कोई भी न्यूज पढ़ते हैं, जैसे अभी यूक्रेन वॉर वाली कितनी ज्यादा चल रही है, तो उसमें आप ये सिटी पे कौन सा दिया, तो वो सारी सिटीज आप एक लिख के रख लीजिए अपनी, और उसको एक बार मैप में लोकेट भी कर लीजिए यूक्रेन के अंदर। तो वो पूछ सकते हैं ऐसे नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, कौन सी बॉर्डर के पास है, कौन सी उन्होंने ये किया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है वो। तो ये चीजें भी माइंड में रखिए। कोई सिटी का नाम आ रहा है तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, एक सिटी का नाम लिख देंगे, मान लो कीव है तो कहाँ वेयर इज इट लोकेटेड, तो कंट्रीज के नाम दे देंगे। तो वो चीजें माइंड में रख के हमेशा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। कुछ और मंथली मैगजीन ज्यादा बेटर है क्या बोल रहे हैं? मंथली मैगजीन ज्यादा बेटर है या फिर ईयर? हाँ मैं तो ये मंथली मैगजीन है, पहले हम लोग करते थे मंथली मैगजीन
बाद में फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, है ना, और ये चैनल वगैरह भी फॉलो करती हूँ, तो फिर मंथली मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जब 365 आता है तो मैं तब वो कर लूंगी, समझ रहे हैं। बाकी आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मंथली मैगजीन भी कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा बाद में। पर मैंने पर्सनली बाद में छोड़ दी थी मंथली मैगजीन, मैं सिर्फ 365 करती थी, ठीक है। वो आपको अपने आप में समझ आ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर हमारा कवर कर ही देता है, तो हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 365। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स या मेंस लिखते समय बुलेटिन बनाई है या एरो बनाई है, तो ये सब क्या उसमें महत्वपूर्ण होते हैं? हाँ, महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं जो भी हमारे बिहार के, तो जैसे तो हिंदू का जिक्र हुआ, वो तो इंग्लिश मीडियम में न्यूज़पेपर आता है, और हम लोग का इंग्लिश में मानता हूँ कि कमजोर है, तो हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट है उनके लिए कौन सा न्यूज़पेपर बेहतर होगा, और फिर उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? और मैम शहर में आता भी बहुत कम है। हाँ, मुझे मालूम है ना, हिंदी में ना क्वालिटी न्यूज़पेपर है ही नहीं है, पर्सनली नहीं मिल पाता है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी थे जो हिंदी मीडियम में प्रिपेयर करते थे न्यूज़पेपर, वो भी हिंदी पढ़ते थे, इंग्लिश वाला जो है आज। तो आप अगर उसको समझ पाते हैं, मुझे लगता है उतना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ भी आने लग जाएगा। तो एक तरह से आप पेपर तो इंग्लिश भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सिंपल वाला कर लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें वैसा कर सकते हैं। पर हिंदी एक पेपर मुझे नहीं लगता कोई अच्छा है। आप लोग बताइए, बल्कि कोई अच्छा न्यूज़पेपर है? दैनिक जागरण लेवल पे है। मुझे फैक्ट होता है, कुछ अच्छा होता है उसमें, कुछ फैक्ट होते हैं ना, जैसे एडिटोरियल वगैरह अच्छे होते हैं जैसे उसमें। ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, आप फिर ये फॉलो कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार जी। हाँ राहुल, आप ये जो इन्होंने बताया है दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एडिटोरियल वगैरह उसमें से पढ़ लीजिए, और आप इंग्लिश वाला भी पेपर पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में क्या दिक्कत है, बट तो आप समझ उतना आ जाएगा आपको। बस इंग्लिश वाला भी पढ़िए, हिंदी वाला भी पढ़िए, क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा ना, हिंदी मीडियम वाले भी न्यूज़पेपर ये इंग्लिश वाला ही पढ़ते थे, क्योंकि उतना कुछ अवेलेबल रहता नहीं हिंदी में। हम लोग जैसा सुनते हैं कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जी। उनका यूपीएससी वगैरह में जो रिजल्ट होता है मैक्सिमम आता है, हिंदी मीडियम वाला कम आता है। वो इसका आप जानते हैं, मुझे लगता है 80% स्टूडेंट्स देते हैं इंग्लिश मीडियम में पेपर है, तो जब इतने लोग इंग्लिश में देंगे तो ज्यादा सिलेक्शन में इंग्लिश वाला का ही होगा ना। हिंदी वाले बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस वाले तो इक्के दुक्के वो बहुत कम होते हैं वो भी। तो आप उस हिसाब से सोचिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं हिंदी मीडियम से जिनका सिलेक्शन हुआ है। अभी डीएम सर देख लीजिए आप, डीएम सर का भी हिंदी मीडियम था, तो फिर टॉपर्स बहुत सारे देखे मैंने हिंदी मीडियम वाले। तो ये मन उन्हें बिल्कुल निकाल दीजिए, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो बनेंगे ही आप, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल। और सिलेक्शन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अपीयर ही ज्यादा आप उसमें बच्चे करते हैं, इसलिए ज्यादा सिलेक्शन आपको दिखता है। बताइए। हाँ, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, आप पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसमें कुछ हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट। पर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी, हाँ तो हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो कुछ इसमें होना हो जाएगा, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या रहता है, आधा घंटा दिन में दे सकते हैं। ये तो फैक्ट्स में थोड़ी दिक्कत है उनकी, अगर मैं समझ में मुझे मालूम है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ये। तो आप उसको उस तरह से फॉलो करिए कि फैक्ट्स थोड़े उसको काउंटर चेक कर लीजिए, जैसे आपको मालूम है कि इसमें गलती करते हैं, बाकी तो एक्सप्लेन तो कर सकते, समझाते तो है ना वो लोग, तो वो तो आप समझ सकती हैं। जैसे कहते एक ही चैनल फॉलो करिए, तो अगर हम दूसरा वाला नहीं देख रहे थे तो वो हम 90 ही याद करते ना क्वेश्चन, अगर आते एग्जाम में तो 90 देते तो मेरा 1 मार्क्स तो गया रहता। तो मैं ये तो थोड़ी देखिए, ये तो इतना इश्यूज तो आते हैं, फिर ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे कोई एक चैनल तो मैं नहीं बता सकती ना जो 100% सही बताता है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो तो कोई नहीं बता पाएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और मैं कौन सी आप वीडियो, कौन सी चैनल की वीडियो की बात वो कर एक रहे हैं? बीपीएससी मेकर करके आते हैं अच्छा। चैनल, वो है, और एक रवि स्टडी आईक्यू है शायद। हाँ, स्टडी आईक्यू वाले अच्छे होते हैं, स्टडी आईक्यू वाला भी उनका रवि रवि सर, अच्छा रवि सर, दोनों में अलग अलग डेटा बता रहे थे, तो गूगल करके तो मालूम चला कि ओके। तो आप जो बेटर क्वालिटी है जिसकी, वो चैनल फॉलो करिए। अब थोड़ी बहुत गलतियां तो देखिए होती हैं, वो पेपर में भी कहीं गलत हो सकता है, ठीक है ना, वो कहीं भी गलत हो सकता है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान न दीजिए अगर गलत है तो।
अभी हाल में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था ना कि एक शख्स थे, वो जाकर के दिल्ली में 5-6 साल रहे थे, बहुत तैयारी की लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो लोग कहते हैं कि जब दिल्ली में जाकर के 5-6 साल रह करके तैयारी किए उनका नहीं हुआ, तो आपका कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए आप अपनी तैयारी अपने पूरे मन से करिए, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। आप चाहे दिल्ली में बैठ के करिए या घर में बैठ के करिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी कोचिंग क्लासेस, टेस्ट पेपर। अब तो दिल्ली जाने की भी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं जा पाता है ना। तो आप ये सब चीजें जो ऐसी वीडियो है उसको मत देखिए, आप थोड़ी अच्छी वाली मोटिवेशनल वीडियो देखिए, आप ऐसी वीडियो देखिए। लोग जानबूझ करके शेयर करते हैं। हाँ देखिए, आप ना इग्नोर पता है कि ऐसे तो इग्नोर करो, डिलीट करो, ये आपको अपना माइंडसेट भी तो सही रखना है ना। तो आप मोटिवेशन वाली चीजें देखिए, ऐसी वीडियो देखनी नहीं है। मैं तो नहीं देखती फालतू, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, वीडियो नहीं मत देखो, ठीक है। हम लोग प्रिपरेशन में है, मेडिटेशन का क्या रोल होता है? देखिए मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस ये तो इम्पोर्टेंट है, इससे क्या आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। इसके लिए कब टाइम निकाल पाएंगे? मतलब अब जैसे मैं पर्सनली तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ाई भी करती हूँ। तो आप सुबह या शाम जब आपको आपकी रूटीन के हिसाब से, या तो सुबह में, वैसे सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो शाम को भी कर सकते हैं, ऐसे कोई सुबह में लगता है कि टाइम पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं, 10 मिनट निकाल सकते हैं आप, मतलब एक घंटा तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए। इसी में आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, आपका जो योगा वॉकिंग जो भी आप करना है वो सब हो जाएगा। तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, उससे आपकी कंसंट्रेशन, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। जैसे आप बता रहे हैं आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सब नहीं होगा, फिर देखेंगे नहीं इसको, ठीक है। मुझे लगता है कि मेडिटेशन योगा करने से बढ़िया कि मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, घर में काम करते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, पर थोड़ा सा योगा भी करें तो आप तो खुद रिफ्रेश फील करते हैं ना अपने लिए, तो हर कोई जानता है। तो अगर वो भी करें तो अच्छा, आधा घंटा दौड़ भाग कर लिया बस, उतना काफी है। मैम जैसे सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, ठीक है, तो कोई ऑनलाइन पसंद ज्यादा करता है, जैसे हम पर्सनली अपनी बता रहे हैं कि हम ज्यादा बुक से रेफर करते हैं, बुक से ज्यादा हमको अच्छा लगता है। तो मैम जैसे करंट अफेयर का बात है, तो हम कहाँ तक, मतलब जैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में बुक आता है, सबको पता है, तो हम पढ़ने के बाद भी लगता है कि सफिशियंट नहीं है करंट अफेयर, और भी चाहिए। तो उस टाइप से कैसे मेंटली अपने आप पढ़ेंगे कि हाँ करंट अफेयर इतना तक सफिशियंट हो गया। जैसे कि हिस्ट्री का बुक से तो हम देख लेंगे क्वेश्चन कि हाँ इतना क्वेश्चन है, तो कितना पढ़े हैं, अपना लेवल जान लेंगे। तो इन करंट अफेयर हम ले लेंगे। एक हमें समझ गया आपका क्वेश्चन, हिस्ट्री की स्टैटिक बुक तो आपने पढ़ ली, मतलब बेसिक आपका कवर हो गया, तो अब करंट अफेयर्स के लिए भी आप कुछ तो मैगजीन पढ़ेंगे ना। मैम वही बुक से बोल रहे हैं कि मतलब इतना में हो जाएगा, उतना में हो जाएगा, हाँ उतना में हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करिए पेपर ज्यादा से ज्यादा। बाकी जो आपकी छोटी चीजें, मैं वही बोल रही हूँ कि एमसीक्यू क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जो आपकी चीजें छूट जाती है ना, वो स्पेसिफिकली उसको आप क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी लड़ाई ये वाली हुई थी इतने में, उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो मैम जैसे प्रीवियस ईयर पेपर होता है ना, जैसे और सब सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, तो उससे लगता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर पा रहे हैं, बट करंट अफेयर में तो प्रीवियस ईयर का कोई मतलब है नहीं। हाँ। तो वही लगता है कि मैम हम अभी का हो पाया है सफिशिएंट। अरे वो ऐसे लगता होता है, वो हर कोई नहीं कर पाता करंट अफेयर, जिस तरह से ये लोग पूछते हैं उससे, पर वो नहीं होना, दुखी नहीं होना है। मैं ये आपको बता देती हूँ फॉर श्योर कि जो यूपीएससी या बीपीएससी वाला पेपर है, इन करंट अफेयर से ज्यादा आसान होता है वो पेपर, ठीक है। तो अगर आप इसमें आपके कम नंबर पे आ जाए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, उससे उतना कोई अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने देना है, आपके वहां जाके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए और उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर करिए उसको, उसमें से भी आपके नोट्स बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स जो भी है, ठीक है ना। नोट्स वाली दिमाग में हमेशा रखनी है, वो कॉपी एक साइड में हमेशा रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट लगा उठा के लिख दिया उसको, ठीक है। हाँ बताइए। पढ़ लिया सारा करके और फिर उसको मतलब आंसर राइटिंग में उसको अप्लाई करते हैं, उसको क्वालिटी मतलब इंप्रूव कैसे? तो वो जैसे देखिए, ये सब चीजें आपकी जैसे प्रिपरेशन आपकी मैच्योर होती रहेगी, आपकी नॉलेज बेस बढ़ता जाएगा आपका, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप खुद करके देख लीजिएगा, आज आप एक आंसर लिखते हैं, हो सकता है आप उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, आप 6 महीने बाद वही चीज लिख के देखिए, जब आपने इतना पढ़ लिया होगा तो आप बहुत बेटर आंसर लिखेंगे, तो वो नेचुरली आपके अंदर आ जाएगी। बाकी प्रैक्टिस तो हमें करना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये सारे जो वैल्यू एडिशन का एक तरह से मटेरियल है, जो मैं आपको बोल रही हूँ, अपना नोट्स बनाइए आप करंट अफेयर वाले, वही तो आपको आंसर्स में भी डालना है, समझ रहे हैं ना। तो उसी से ही आपके आंसर में ऑटोमेटिकली अच्छा आंसर हो जाएगा।
बाकी आपकी प्रेजेंटेशन होती है आंसर में, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। कहाँ पे बुलेट्स देने हैं, कहाँ पे फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो वो सब अगर आप हाँ सारी चीजें आपके आंसर में है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं फिर। मैम जैसे कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, जैसे अनअकैडमी है, टेक्स्टबुक है, एग्जाम्पल है। मैम इन सब में सबसे अच्छा कौन सा है? अब अच्छा देखिए, सारे बहुत सारे अच्छे हैं, मैं उसको ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी कौन सा बेस्ट है। सबका अपना अपना ओपिनियन है ना, किसी को हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगे। तो जैसे अनअकैडमी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे आजकल एजुकेशन में मैंने बताया, मुझे ये अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। अनअकैडमी हो गया, इनसाइट्स और इंडिया भी अच्छा है। तो आप ये तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं मतलब टॉप में मैं तीनों को ही रखूंगी, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, एक भी फॉलो कर सकते हैं कोई भी। मैम सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है या बिना सब्सक्रिप्शन के भी सकता है? आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप मतलब वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको प्रेपरेशन किस चीज के बारे में करनी है। मैं तो यही कहूँगी, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप टेस्ट सीरीज की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टेस्ट सीरीज की, जैसे प्रीलिम्स की होगी, अभी तो प्रीलिम्स ही पहले आएगा, तो प्रीलिम्स की आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इनसाइट्स के भी बहुत सारे वो आते हैं ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड प्रोग्राम या आईजीपी आई थिंक टेस्ट सीरीज आती हैं, तो आप एक कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कभी कभी ये भी मौका मिल जाएगा कि आप उतने टाइम में वहाँ पे पेपर कर सकते हैं डायरेक्ट, जिस दिन एक टेस्ट होता है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा उससे, और उसके अलावा आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। वो मटेरियल तो वैसे मार्केट से भी मिल जाता है, पर उसमें क्या रहता है कि आपको कई बार प्रैक्टिस करना होगा तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो बहुत महंगी भी नहीं होती है, आई थिंक 7,000 5-6 हज़ार में भी मिल जाती है, तो उतने की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। अगर आपको कोचिंग लेना है वो अलग बात है, उसकी तो फिर आप लेंगे ही, अदरवाइज अगर प्रिपरेशन आप खुद से कर रहे हैं तो फिर आप टेस्ट सीरीज भी लीजिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मैंने अभी प्रिपरेशन चालू किया है, मुझे 2024 में एग्जाम देना है। मुझे जानना है कि मुझे अभी से करंट अफेयर चालू कर देना चाहिए या नोट्स बनाना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। अभी से आप ऐसा कर सकते हैं, अभी तो पहले आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, अभी नोट्स मत बनाइए, 5-6 महीने पढ़िए, पहले न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, उसके बाद आप 6 महीने के बाद नोट्स बनाना शुरू करिए, या 1 साल के बाद भी नोट्स बना सकती हैं। आपको 24 में देना है ना, तो 6 महीने बाद आप बनाना चालू कर दीजिए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका रिवाइज हो जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मत करिए। फॉलो किया था कुछ महीनों के लिए, मेरे पास जानकारी नहीं थी, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में नहीं था, मैंने तैयारी तुरंत ही चालू की थी। मुझे ये पूछना था कि अभी मैंने चालू किया, मैं अभी से एकदम पढ़ना चालू करूँ तो मैं 6 महीने रुक जाऊँ, अभी बेसिक कंप्लीट करके तब डालूंगा। नहीं, अभी से पढ़ना चालू करिए ना, ये पेपर तो एक डेली रूटीन का पार्ट है वैसे भी। न्यूज़पेपर को ऐसे उसकी तरह ना देखिए, न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जो आप जिंदगी भर पढ़िए डेली, ठीक है ना। न्यूज़पेपर से पढ़िए। एडिटोरियल अब पता क्या लिखिए आप, जो एक लेफ्ट साइड में 2 कॉलम आते हैं, ओपिनियन जो आता है वो तो पढ़िए जरूर, वो दोनों अच्छे होते हैं। और कोई एक एडिटोरियल उनमें से पूरे दोनों पेज में देख लीजिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है, सारे हेडिंग्स पढ़ लीजिए, बस उतना पढ़ लीजिए अभी, ठीक है। तो वैसे करके भी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो कोई जैसे न्यूज़ में कोई टॉपिक चल रहा है तो उसके एडिटोरियल बहुत देर तक आते रहते हैं, तो अब ये मत सोचिए कि आज मेरा ये छूट गया तो वो मेरा दोबारा नहीं होगा, आप देखेंगे हफ्ते बाद फिर से उसकी पे बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, वो मतलब चलता रहता है न्यूज़ में, 2-3 महीने तक वो चीज़ रहती है, न्यूज़ में रहती है ना, तो उसके ओपिनियन आते ही रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरा छूट गया था, ये वो फिर से आ जाएगा, आप खुद करके देख लीजिए, इसको ट्राई ऐसा होता है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिए, एक पढ़ लीजिए बस डेली, ठीक है। ठीक है, हो गया, कोई डाउट है? और मैम बिगिनर किस तरीके से तैयारी करें न्यूज़पेपर को? जैसे स्टार्टिंग में लगता है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट ही है, समझ नहीं आता है, स्टार्टिंग में लगता है। एक तो पॉलिटिकल न्यूज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसमें नहीं पढ़ना है। बिगिनर कहाँ से स्टार्टिंग करें, किस तरीके से? न्यूज़पेपर, द हिंदू या कोई भी, हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप जैसे इन्होंने बोला था दैनिक जागरण, उसको पढ़ लीजिए। जो मैंने क्या बोला कि पॉलिटिकल न्यूज़ छोड़ दीजिए, बाकी तो आप कोई भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ आएगा। ये मैं ना इसे डेली आपको किसी से मार्क्स आप करवाएंगे, इससे बेटर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो आप पहले पढ़ना चालू कीजिए, आप 2-3 महीने बाद आपको खुद समझ आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा आपको समझ अपने आप, कौन सी चीज़ पढ़नी है कौन सी नहीं।
मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था शुरू में जब हिंदू पढ़ना शुरू किया था, मैं बहुत फालतू चीज़ें पढ़ लेती थी, तो बाद में मुझे लगा कि ये सब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम द हिंदू का वोकैबुलरी का हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा कर सकते हैं, वो आप डिक्शनरी रखिए पास में, उसको उस वर्ड का मीनिंग देख लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर उनकी एक बात है, वो वोकैबुलरी फिर एक तरह से ओवर रिपीट भी होता रहता है, तो वो एक पर्टिकुलर वे है शायद सबका लिखने का, तो वो वैसे समझ आ जाता है। ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी फॉलो की शुरू से 6 से लेकर 12 का, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड की आर एस शर्मा की बुक आती है, उसको फॉलो किया, लेकिन वो मुझे उतना समझ में नहीं आया, और फिर मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री फॉलो की। अब मुझे ये जानना था कि ओल्ड एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि अगर हम न्यू एनसीईआरटी प्लस 12 तक की और प्लस में तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी कर लेंगे तो क्या अपना सफिशिएंट नहीं हिस्ट्री? तमिलनाडु की ऐसे मैंने भी एक बार पढ़ी हुई है बुक्स, पर मैंने वो एक ही बार पढ़ी थी, उसके बाद भी पढ़ी नहीं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ से, पूछी भी जाती है। पब्लिकेशन में एक मोटी सी बुक है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी जो है सेपरेट क्लास में वो अलग है। अगर आपको लगता है वैसे कि तमिलनाडु वाली भी अच्छी बुक्स है, अगर वहाँ से और न्यू एनसीईआरटी से कवर हो रही है आपकी चीज़ें, वो पेपर भी साथ में करते रहिए, तो फिर छोड़ सकती है ऐसे, मतलब सबका अपनी चॉइस है ना, पर्सनल हुई आपको क्या बेटर लग रहा है। तो ज़्यादातर लोग, मतलब हम लोग एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ते ही नहीं हैं, सब लोग पढ़ते हैं। मैम जो एनसीईआरटी है वो 6 to 12 पढ़ना जरूरी है या 8, 9, 12 तक पढ़े? जब पहली बार मैं ये बोलूँगी, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तब एक बार 6 to 12 पढ़ लीजिए, उसके बाद नहीं ज़रूरत है, बस 8, 9, 10 पढ़िए। अब जैसे साइंस की, अब अगर अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो मैं 8, 9, 10 पढ़ती हूँ बस, 11, 12 में जो भी है टॉपिक तो है 6, 7। पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी? पहले ओल्ड पढ़ लीजिए, वैसे वो कोई भी पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि डिफरेंट है दोनों, ठीक है, वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों में, तो कोई भी पढ़ लीजिए, या फिर पहले आप न्यू वाली पढ़ लीजिए, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, फिगर्स हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको मज़ा आएगा, बाद में ओल्ड पढ़िएगा, पहले न्यू पढ़िएगा, ओल्ड वाली बोरिंग है बस। मैम यूपीएससी के मेंस में मैम राइटिंग अच्छी होना जरूरी है या थोड़ा? नहीं, उतना जरूरी नहीं है वैसे, अगर अच्छी है कि हो सकता है आपको 2-4 बोनस पॉइंट्स मिल जाएं, उससे उतना फर्क, क्योंकि वो चेक करने वाले को अच्छा लगता है ना, प्रेजेंटेशन से है थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो 2-4 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत खराब राइटिंग वाले देखे हैं, तो सबका सिलेक्शन बहुत गंदी राइटिंग, उससे नहीं फर्क पड़ता है। एनसीईआरटी को मतलब खुद से पढ़ के कवर कर सकते हैं या फिर उसका क्लास ले लें? नहीं, खुद से करिए, एनसीईआरटी की क्लास कर लीजिए, खुद से पढ़िए, एनसीईआरटी की क्लास पर देखिए, खुद से आप पढ़िए, कोई नई चीज़ समझ आती है तो उस टॉपिक का बस देख लीजिए क्लास, तो खुद से पढ़ने पे मैम कुछ समझ नहीं आता है, तो फिर ले लीजिए आप क्लास। अगर खुद से आपको पढ़ने में नहीं समझ आ रहा है तो एक बार क्लास कर लेंगे, दोबारा से वाला जो है ना, न्यू वाला जो एनसीईआरटी इसमें बहुत सारा स्टोरी टाइप में ये हाँ, तो फिर क्लास दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास कर लीजिए। इसी में देखिए स्टोरी हाँ, यूट्यूब चैनल में इतनी फ्री वीडियो है, कोई भी निकाल के आप देखो, अनअकैडमी की बहुत सारी। हाँ, सब्सक्रिप्शन भी ले सकती हैं, अगर आपको ज़रूरत है आप ले लीजिए, मतलब वो सफिशिएंट होगा ना, या फिर हाँ, पूरा sufficient पढ़ना जरूरी होगा? हाँ, विस्तार से समझाया हुआ है, कर सकती हैं आप सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है। मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आप लोग, ये तो वैसे कोचिंग कई लोग लेते हैं, जो थोड़ा जिनका बैकग्राउंड भी नहीं होता है, हम लोग तो यार ऐसा करते थे कि एक बार बेसिक टॉपिक, एक बुक भी आती है मोटी वाली सीसैट के लिए, इसकी आती है, आप लोगों को पता होगा, बहुत मोटी बुक होती है, शायद हरिहर की है, उसमें से लीजिए आप, हरिहर की, उसमें से बेसिक टॉपिक्स जो आते हैं सारे एक बार वहाँ पे एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ टॉपिक समझाती है, वो खुद भी कर सकती हैं आप, क्योंकि बेसिक मैथ 10th क्लास का ही लेवल का आता है, वो समझ आ जाता है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप किसी अपने दोस्त से समझ लीजिए, बहुत सारे आपके मैथ्स बैकग्राउंड वाले फ्रेंड होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे समझ लीजिए, तो आप खुद वहाँ से प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद टेस्ट पेपर्स जो मार्केट में आते हैं सीसैट के, वो प्रैक्टिस करिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएससी वाले, वो करिए। पहले तो वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते ही होंगे सब लोग, थोड़ा समझ आ जाता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और एक चीज और है, एस्से के बारे में आप एस्से कम से कम 1 महीने में एक ऐसे जरूर लिखिए, 1 महीने में अभी से एक ऐसे जरूर लिखिए। मैं यूपीएससी के जो एथिक्स पेपर है उसमें हम प्रॉपर से वो भी देखते हैं, उसमें कोटेशन यूज किया जाता है एग्जाम का। तो कोटेशन एग्जाम की वेबसाइट है, मतलब कि एग्जाम का कोटेशन नहीं मिलता। नहीं, उसकी ये वेबसाइट वैसे बहुत सारे मुझे लगता है चैनल भी बने होंगे टेलीग्राम पे, पेपर फोर्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं। पर वही तो मैं बोल रही हूँ, आप जब करंट अफेयर में केस स्टडीज, वही तो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपके पास खुद से ही हो जाएगा ना। उसमें उतना कोई जरूरी भी नहीं है। आप जैसे आप योजना मैगजीन पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, उसमें बहुत सारी कोटेशन होती है, वही आप कहीं मैंने इनफैक्ट कोटेशन मैंने खुद भी लिखी हुई थी एक जगह पे। जैसे हम लोग ट्रैवल करते थे मेट्रो से, तो मेट्रो स्टेशन में भी बहुत सारी कोटेशन लगी रहती, जो मुझे अच्छी लगती थी मैं फोटो खींच के लिख लेती थी वो। तो वो आते जाते आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कहीं रास्ते में मिल गई कोई, तो वो आप एक कनेक्शन खुद की बना लीजिए, जहाँ आपको जो अच्छी लगती है सर्च करके गांधी जी के कुछ कोटेशन आप लिख सकते हैं, जैसे जितने भी फिलोसफर्स हैं, है ना, तो उनके आप खुद अपनी कलेक्शन बना लीजिए ना। उसी को जैसे कम से कम 20-25 कोटेशन आप थोड़ा याद भी कर सकते हैं उसको। फिर आप किसकी अच्छा दृष्टि में होती है ना, हाँ, तो आप दृष्टि से भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से एक जगह से उठा के अपने नोट्स उसका कर लीजिए, तो उसी में से पढ़िए, बार-बार पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी अगर आप करेंगे तो फिर याद नहीं रहती है। वो कोटेशन का मतलब है कि आपको वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। अगर आप किसी का कोटेशन मेंशन कर रहे हैं तो फिर उतनी आप करिए जितनी आपको याद रहे पूरी, गलत नहीं होता है। सबको फॉलो करने का बहुत ज़्यादा उसका वेटेज होता है, ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस समझ के जिसे कुछ घटना है, मानता है घटना चल जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस करके, या कुछ घटनाएं आज बहुत खत्म हो गए उस पर ज़्यादा फोकस। वो तो डिपेंड करेगा ना घटना किस टाइप की है, आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं, है ना। हाँ, तो उसको फॉलो करना है। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई इवेंट अभी चल रहा है, घटना आपको लग रहा है कि ये तो अभी चलेगा, तो उस पे शुरू में थोड़ा कम फोकस करके जब उसका एंड हो जाता है लास्ट में, तो उसमें क्या कंक्लूजन निकला। जैसे अभी बुर्का वाली डिबेट चल रही है बहुत टाइम से, सुप्रीम कोर्ट जब फाइनली बोल देगा आपको वो तैयार करना है, समझ गए। आप डेली उसमें चाहे नोट्स पहले मत बनाइए, बस पढ़ते रहिए आपको समझ के लिए। लास्ट में जब उसका कंक्लूजन आएगा ना, तो आपको देखना सब लोग अपना ओपिनियन देने लग रहे हैं, इसमें ये हुआ वो हुआ, तो फिर वो लास्ट वाला जो आएगा आप उसको अपने नोट्स में डालिए। हाँ, लास्ट में जो उसका फाइनल कंक्लूजन आएगा उस चीज को आप अपने नोट्स में डालिए, ठीक है ना, समझ में ना। जैसे सिलेबस होता है यूपीएससी का, उसमें एसी के लिए सिलेबस एग्जैक्ट एसी पेपर, अच्छा ऐसे एग्जैक्ट मैम उसमें यूज नहीं किया रहता है एसी का सिलेबस, तो ऐसे प्रिपरेशन के लिए क्या? हाँ, ऐसे के लिए ऐसे अलग से, क्योंकि अब यूपीएससी में तो आपने देखा वो फिलोसफिकल ऐसे आने लगे हैं ज़्यादातर ना, तो वो आप जनरल प्रिपरेशन जो अपनी करते हैं वैसे ही करिए। और अगर आप अभी जैसे आप लोग तो थोड़ा लेट ही एग्जाम देंगे, तो आप ना कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स जरूर करिए ऐसे के लिए, जैसे नॉवेल्स होते हैं, हम अलग से बुक्स पढ़ते हैं, तो अगर आप वो पढ़ते रहेंगे तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव भी बनता है, उससे बहुत सारा आपकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका होराइजन भी काफी ब्रॉड होता है। तो अगर आप उसके लिए सिर्फ अपनी यूपीएससी तो करना ही है, उसके अलावा भी आप बुक्स पढ़िए, अच्छे राइटर्स की बुक्स होती हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन कुछ भी पढ़िए। और आप मैं ये मैगजीन की जैसे बात कर रही हूँ, योजना मैगजीन इंपॉर्टेंट होती है वो भी, ठीक है। और या फिर कुछ आप टॉपिक्स ऐसे वाले, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं टॉपिक वाइज, आई थिंक विजन का भी मटेरियल आता है, तो वुमेन से रिलेटेड वो बहुत सारी चीजें एक जगह दे दी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक जगह दे दी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक जगह दे दी, तो आपको एक मटेरियल भी ले सकते हैं उससे। वो किसके लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ फैक्ट्स और उस सब चीज के लिए, जो आप अपने ऐसे में डाल सकते हैं बाद में। अदरवाइज ऐसे का, क्योंकि पेपर ऐसा हो गया कि कुछ अलग से नहीं करना है ऐसे में, वो आपकी ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस इनफैक्ट जरूर करना है।
ऐसे में वो लोग क्या देखेंगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है आप उसको अच्छे से अरेंज कर पा रहे हैं, आपका एक फ्लो होना चाहिए ऐसे में, ठीक है ना। कितने आप उसमें एंगल्स अलग अलग कवर कर पा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, मतलब जैसे वो पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू, ये सवाल तो सब अपना अलग अलग लिखेंगे इसका जवाब। अगर मैं अभी बोलूँ आप लिखिए कि हैप्पीनेस क्या होता है, तो सब लोग अलग अलग लिखेंगे। तो वो उससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होती है ना। तो ऐसे का उन्होंने यही मतलब कर दिया है कि ऐसा पेपर बना दिया है कि इंसान के बारे में उससे पेपर के थ्रू जान सकेंगे वो। इसलिए आपको ऐसे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड ज्यादा करता है, उसको आप बिल्ड करिए, है ना। काफी डिफिकल्ट टॉपिक पूछे रहा है, पर हमारे पास ऑप्शन, हाँ मुझे मालूम है डिफिकल्ट पूछता, बट हमारे पास 4 ऑप्शन भी रहते हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है, जिसको आप लग रहा है कि अच्छे से मैं समझता हूँ, उसको टैकल कर सकता हूँ, तो आप 5-10 मिनट पहले लगाइए टॉपिक चूज करने में, ठीक है ना। विषय के लिए ऑप्शन के लिए आपके हिसाब से क्या अच्छा होना चाहिए? किसके लिए? ऑप्शनल के लिए या यूपीएससी के लिए? यूपीएससी अच्छा, ऑप्शनल के लिए देखिए, ऑप्शनल तो आपका बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा, आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। तो आपकी बैकग्राउंड क्या है? हमारा बैकग्राउंड सर बस फार्मर है। अच्छा, तो वैसे तो आपने अभी चूज किया ऑप्शनल या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं करें। अच्छा, तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट तो होगा, हम श्योर 2-3 होंगे ऐसे। जैसे ज्योग्राफी है तो हाँ। वो अपडेट होते रहता है ज्योग्राफी, या फिर आपको और है तो अपडेट होते रहता है। लेकिन हिंदी साहित्य है जो विकास सब बताते हैं कि वो अपडेट कभी नहीं होता है। एक बार पढ़ लिया आप काफी उसके लिए है और उसे रिवीजन करते रहिए। तो आप आपकी तरफ से क्या? हाँ, तो हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने उर्दू लिया हुआ था, कुछ लोगों ने इंग्लिश के लिया हुआ था लिटरेचर, तो आप ले सकते हैं हिंदी साहित्य। पंजाबी भी, इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्तों ने पंजाबी साहित्य भी लिया था, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। IRS है, वो भी मेरा एक दोस्त है, तो उन्होंने पंजाबी लिया था। तो कोई भी ले सकते हैं, आपको सब्जेक्ट ऐसा चूज करना है जो आपके इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के कहने पे आप उसको ले लीजिए, आप उसका सिलेबस पहले देखिए। आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगी उस मतलब कैसे चूज करना है, या फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आप वो सब चीज करके थोड़ा एक इन्फॉर्म डिसीजन आपको लेना चाहिए, और ऑप्शन चूज करने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ग्रेजुएशन के लास्ट वाले साल में ऑप्शन चूज करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ऑलरेडी ऑप्शनल, आई थिंक ह्यूमैनिटीज जो बैकग्राउंड के हैं उनका तो ऑलरेडी चूज हो ही चुका होता है। बाकी लोग अभी पहले इतना चूज ना करें, बाद में ही चूज करें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगे तब तक। हाँ, टाइम मैनेजमेंट आप, मेरा तो ये मानना है अगर आप दिन में 5-6 घंटे भी प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं कंसंट्रेशन वाली, मतलब बिना इधर-उधर भटके, उतना भी काफी है यूपीएससी के लिए, है ना। आप खुद देखिए, एक बार कंसंट्रेशन से 5 घंटे में बहुत चीजें कवर कर लेंगे, आपका डेली टारगेट ही कवर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक चीज 6 घंटे में करनी है या 10 घंटे में। ठीक, तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, और थोड़े ना छोटे टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए कि इस वीक में मुझे जैसे ये 2 बुक्स खत्म करनी है या ये 1 बुक खत्म करनी है, तो उसको फिर डिवाइड कर लीजिए चैप्टर वाइज कि पहले आज इसमें 2 चैप्टर करने हैं मैंने, तो वो 2 चैप्टर कर लिए, उसके बाद ये बाकी का टाइम न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। तो एक दिन में जैसे आपका इसमें रहेगा, एक न्यूज़पेपर के लिए टाइम होगा, साथ में एक स्टैटिक बुक होगी और साथ में करंट अफेयर्स होगा। इस तरह से आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स में ही आप MCQ प्रैक्टिस वगैरह उसी में आ जाएगा। इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए अपने टाइम को। पर टारगेट आपका अगर थोड़ा कम ही कर सकते हैं, है ना, खुद पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। आपको अगर लग रहा है एक दिन करके ये तो मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो कम कर लीजिए अपना टारगेट, वही 2 दिन ज्यादा लग जाएंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि हार्ड वर्क के लिए मैं स्मार्ट वर्क करूँ, एग्जाम में पूछता हूँ। हाँ, तो स्मार्ट वर्क यही तो है जो सब बता रही हूँ यही तो स्मार्ट वर्क होता है। और क्या स्मार्ट वर्क बताइए? स्मार्ट वर्क वो है जो आपके हिसाब से आप अपनी सारी एफिशिएंसी के साथ करें, ये होता है स्मार्ट वर्क, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे आंखें बंद करके चल दिए, उसने जो बोला वो करने लगे, तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क वो है कि आपको सारी चीजें देख लेनी है, सबकी बातें सुन लेनी है, फिर आपको अपने हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट है वो करना है, ठीक है। ये होता है स्मार्ट वर्क, समझ गए? हाँ, बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो आपको कोई भी सब्जेक्ट तैयार करते हैं, जैसे ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी वाले प्रीवियस के सारे क्वेश्चन देख लीजिए
कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, फिर आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे ना कि कौन सी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखिए आप प्रिपरेशन से पहले। अगर प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स वाले पीछे ज्योग्राफी देखिए किस तरह से सवाल पूछे हैं उन्होंने, पक्का देखिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबसे पहला यही काम है आपको प्रिपरेशन जब करेंगे आप स्टार्ट। क्वेश्चन काफी टफ भी होते हैं। हाँ हाँ, वो हो जाता है मैंने जब आप कर लेते हैं ना, वो बाद में इजी लगता है, पहले टफ लगता है पर बाद में वो इजी लगता है। ठीक है, मेंस का जो राइटिंग होता है, जो लोग पेपर लिखते हैं क्वेश्चन, उसको चेक किससे कराया जाए? क्योंकि जो भी सफल व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। जो हमसे जो सीनियर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उतना हमको बता पाते हैं। तो मेंस जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, और जहाँ तक ऑनलाइन तैयारी की बात हुई, जो भी मैंने अकेडमी से पढ़ रहा है या कहीं से भी, उतना मेंस का क्वेश्चन बता नहीं पाता है। हाँ, हमारे क्वेश्चन में कहाँ फॉल्ट है, कहाँ वही मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने आपको भी बोला था आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, इसलिए मैंने बोला है क्योंकि आपको मेन में बहुत हेल्प मिलती है, आपकी इवैल्यूएशन आपको मिलती है। जैसे मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो इवैल्यूएशन करके आपको बहुत गलतियाँ पता चलती है ना, वो लोग बताएंगे इसको ऐसे बेटर करिए, तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए इसके लिए। बाकी चीज़ें कुछ मत करिए, चाहे बस टेस्ट सीरीज जरूर करिए, ऑप्शनल की भी और इसकी भी बहुत हेल्प मिलती है उससे आपको एक टाइम बाउंड में। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था मेरे का अपना, तो मैं सिर्फ 14 क्वेश्चन ही लिख पाई थी 3 घंटे में। 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं हमें, तो सिर्फ 14 लिख पाई। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ है, मैं तो पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ, तो पेपर मेरा पूरा नहीं होगा। तो फिर मुझे लगा नहीं, अगली बार सेकेंड टेस्ट में ट्राई करती हूँ कितना लिख पाती हूँ। फिर मैंने 17 लिखे अगली बार, तब भी मेरे 3 छूट गए थे। तो फिर क्योंकि आपको ये है कि स्पीड के साथ आपकी क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कुछ भी लिख के आ जाओ तो नंबर तो नहीं मिलेंगे फिर। तो ये आपको भी प्रैक्टिस, इसलिए मैं बोल रही हूँ टेस्ट सीरीज आपको उस माहौल में बैठना होता है, जैसे ये पेपर वाला माहौल है, जैसे आप सब स्टूडेंट्स बैठे हैं 3 घंटे के अंदर, आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर पेपर नहीं पूरा हो पाता है। तो बहुत फास्ट लिखना पड़ता है, और 20 क्वेश्चन आपको करने मतलब कितना 7.5 मिनट मिलते हैं आपको। पहले एक क्वेश्चन समझेंगे, सोचेंगे, तो 5 मिनट से भी कम टाइम है आपको, 4 मिनट है कि आप उसको लिखिए पूरा जल्दी से। तो आप सोचिए 3 घंटे में तो हाथ दुखने लग जाता है जब पेपर खत्म होता है, हालत खराब होती है मेंस के बाद, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैम जैसे कि हमेशा प्रॉपर लिस्ट देखने पे या कभी भी देखिएगा तो जैसे कि सब्जेक्ट का ट्रेंडिंग चलता है, कभी ट्रेंडिंग चलता है कि एंथ्रोपोलॉजी का टॉपर ज़्यादा लिस्ट है, कभी सोशियोलॉजी का, कभी हिंदी साहित्य का। तो ये जो ट्रेंडिंग चलता है 3-3, 4 साल से मतलब ये ऐसा देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो ये भी डिपेंड करता है ना कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है। जिन सब्जेक्ट्स की आप बढ़ते हैं, ज़्यादा लोग ये सब्जेक्ट भी लेते हैं। अब ये भी उसका बैकग्राउंड भी देखिए ना, वो हम यूजुअली नहीं देखते हैं, क्योंकि जैसी हमें वीडियो दिखाई जाती है कि ये सब्जेक्ट वाले ज़्यादा करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अकेले भी स्टूडेंट हो ना एक सब्जेक्ट के, तो आप कभी मतलब टॉपर भी हो सकते हो उसमें। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आ जाता है, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि कुछ ऐसे वो मतलब एग्जामिनर कोई पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन कि जिस वजह से भी लोगों को डिफिकल्ट लगता है। कुछ लोग फिर यूजुअली क्या होता है, लोग उसको टैकल अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए थोड़े कम मार्क्स हो जाते हैं उसमें। तो अदरवाइज कोई मतलब पर्टिकुलरली अगर आप बोले तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता है। आपकी एथिक्स के लिए क्या पूछती? हाँ, एथिक्स के लिए यार मैंने एक तो मटेरियल आप ले लीजिए कोई भी, अपना मटेरियल पढ़िए, और उसके अलावा वही मैगजीन मैंने आपको बोला, केस स्टडीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप खुद भी जैसे, इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस खुद लिखेंगे कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, आप पेपर पे लिख के देखिए, सब लोग लिखिएगा जाके व्हाट इज हैप्पीनेस, लिखिएगा सब लोग। तो आप देखिएगा खुद से, दूसरों से पढ़वा के देखिएगा उसमें क्या है, तो आपको खुद ही पता चलेगा मैं क्या लिख पा रही हूँ, क्या मैं अच्छा लिख पा रही हूँ। तो इसलिए आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए जो भी अवेलेबल है। आई थिंक अनअकैडमी की तो फ्री वीडियोस भी हैं, अवधेश सर की है, अवधेश है ना, वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उन्होंने ली हुई है वीडियोस एथिक्स की, उनको फॉलो कर सकते हैं आप। अच्छा सबने एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ, उन्होंने अपनी पर्सनल एग्जांपल्स भी दिए, ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। मैम क्या नाम है उनका? अवधेश। अनअकैडमी में एथिक्स आप सर्च करिए, आ जाएंगे वीडियो, उसके बाद भी किसी ने लिए होंगे आई थिंक वो भी आ जाएंगे। और एक बात और भी बता देती हूँ, अभी जैसे रिसेंटली मेन हुआ है तो आप उसकी एनालिटिकल वीडियोस भी देख सकते हैं।
थे, काफ़ी लोगों ने की हुई है ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे उसको अप्रोच किया। आई थिंक एथिक्स का अच्छा था, अनअकैडमी ने डाला था, मृणाल पटेल ही थे साथ में जो ले रहे थे, एक ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उन्होंने फिर वो एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा। ठीक है। C-सेट के लिए वही मैंने जो बताया, आप किसी भी, या तो अगर आपको लग रहा है आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो कर सकते हैं कोचिंग, उसमें 10-12 हज़ार में हो जाएगा आपका कोचिंग C-सेट। अगर आपको लगता है कि खुद ही कर सकते हैं तो बुक मैंने जैसे अरिहंत की बताई, एक मोटी बुक आती है, उसमें सारे टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक टॉपिक जो जो उसमें सिलेबस में है वो कर लीजिए, उसके बाद पेपर प्रैक्टिस करिए। UPSC वाले पहले करिए पेपर, जैसे पिछले साल जो भी आया था C-सेट का वो प्रैक्टिस करिए, उसके अलावा उसके पीछे वाले करके फिर उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस ही उसमें होता है ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम के अंदर आपको करना होता है ना। जैसे कि कर दिया गया है, अगर मुझे मुझे याद नहीं है, अगर डायग्राम की मदद से हम पूरा शो कर सकते हैं, क्या क्या फिर बताइए। जैसे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है और कुछ आंसर पूरा याद नहीं है बट डायग्राम पूरा याद है, मतलब दोनों विद्यार्थी मैं शो करता हूँ तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? डायग्राम शो करते हो, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो, फिर मार्क्स कम मिलेंगे ना। दोनों चीज़ें करना है, एक्सप्लेन भी अच्छे से करना है, डायग्राम भी बनाना है। हाँ मैंने कोचिंग ली थी, बाजीराम से ली थी मैंने कोचिंग। नहीं ऑफलाइन, तब तो ऑफलाइन होती थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में किस तरीके से, मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी होगा ऑनलाइन क्लासेस में? बस अपना कंसंट्रेशन के साथ भी ऑनलाइन में ये फायदा ना, मान लो कोई चीज़ आपको नोट्स भी हम लोग बना रहे हैं ऑनलाइन में, तो पता नहीं चल रहा है कि मेरा सही है या फिर गलत है, मतलब जैसे ऑफलाइन में है कि कंपेरिजन तो कर लेते हैं ना, मतलब देख लेते हैं कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कंपैरिजन उससे, मतलब आप अपने पर्सनल जो आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन बना रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा हम गलत बना रहे हैं या फिर सही बना रहे हैं। नहीं गलत क्यों बनाओगे, जो बता रहे हो वही आप बना रहे हो ना, नोट्स गलत नहीं है ना, नहीं है। इसमें ये फायदा रहता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई उसको रिवाइंड करके या दोबारा भी देख सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस में मैम किस किस चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं? यही कि उसको ध्यान से सुनना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको दोबारा से बैक कर लेना है, उसको 2-4 मिनट रिवाइंड करके फिर से उसको सुन लेना है, 2-3 बार सुनेगी तो आ जाएगा समझ। ठीक है, उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आ जाएगी समझ, मुझे लगता है आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मैम जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका नोट्स बनाना होता है, तो ऐसा होता है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ बुक के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, मतलब बुक के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप NCERTs पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइटर ले लीजिए, हाईलाइटर पेन होता है, उसमें जो आपको लग रहा है कि मुझे भूलेगी ये जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए। जब आप रिविजन करेंगे तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, उसी पे बस पढ़ के नहीं करेंगे। ये बुक्स का नोट्स नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट करना जो करना है, बुक्स का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट कर लीजिए ना उसको, वो नोट्स हो गए ना आपके, फिर हाईलाइटेड वाला ही आप पढ़ेंगे, और ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं कर देना कि पूरा पेज हाईलाइट कर दिया, उसका फायदा क्या है, फिर कितनी चीज़ हाईलाइट करनी है। बेसिक स्टोर करने में हमें NCERT का बुक स्टोर करते हैं, जिसमें हम लोग सबका भी है क्या बोलना है? बात की है। हाँ हाँ बेसिकली के लिए हम लोग क्या बोला 6 to 12 हम लोग बुक यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अपना क्लास के लिए हाँ बिल्कुल, पहले NCERT तो आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, उसके बाद ही क्लास करिए, बल्कि फायदा भी तभी ज़्यादा होगा। जब आप पहले NCERT पढ़ेंगे, कोई कोचिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी चीज़ें, अगर ऐसे ब्लैंक चले जाएंगे तो थोड़ा फिर मुश्किल होता है। अगर वही NCERT पढ़ के जाएंगे तो बेटर भी होगा वो। मैम आपकी भी ऑप्शनल क्या है? मेरी सोशियोलॉजी। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम, आप YouTube पे वीडियो डालते हो, हाँ। अभी रिसेंटली मैंने देखा। मैंने अभी इनफैक्ट स्टार्ट किया है, बट एक्चुअली अभी बहुत दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैम एक चैनल हिंदी में भी बनाऊंगा। एक्चुअली मैं